मैं बक्सवाहा का जंगल हूँ, उस बुंदेली धरती का हिस्सा हूँ। मैं बक्सवाहा का जंगल हूँ, उस बुंदेली धरती का हिस्सा हूँ। जहाँ के पानी में भी आग है, मैं उस धरती का किस्सा हूँ। पानी के अभाव में भी मैं पला बढ़ा और जिंदा हूँ। आज खुद पर आए संकट को देख देख शर्मिंदा हूँ, देख देख शर्मिंदा हूँ। जी, बात हो रही है धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलते बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगलों की, जहाँ पर पेड़ों की कटाई शुरू होने वाली थी। कारण वहाँ पे अंदर पाए जाने वाला हीरे की वजह से वहाँ पे करीब 2,15,000 पेड़ों को काटा जाना था। एक दो पेड़ों को नहीं, 2,15,000 पेड़ों को काट दिया जाना था उस जंगल में। और बदले में क्या निकलता? हमें हीरा। यानी एक तरफ हम जंगल रूपी हीरे को काट कर जमीन के अंदर से निकलने वाले हीरे पे ध्यान दे रहे हैं। ये है हमारे सरकार की सोच। और बदले में सरकार का क्या दावा है? हमें मिलेगा रोजगार। किस तरह का रोजगार? माइनिंग के अंदर, उस खदान के अंदर काम करने वाले लेबर, जिनकी एक दिन की कमाई होगी 200 से 250 रुपये, और बाकी सरकार की जेब में, पूंजीपतियों की जेब में, और 99% लोगों की जेबें खाली। और इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन की इतनी बड़ी कमी हमारे सामने आई। हमें ये पता लगा कि तिजोरी में कितना भी धन दौलत पड़ा रहे, वो हमारे किसी भी काम नहीं आने वाला है। काम आएगा तो वो नेचर, प्रकृति। गांधी जी ने कहा था, द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई एवरीबडीज ग्रीड। यानी हमारे बापू ने ये बात कहा था कि इस धरती पर जो रिसोर्सेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आदमी की ज़रूरत को, आदमी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, पर इतने नहीं कि वो किसी को लालच को पूरा कर सकें। जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यांश गौरव आज अपने चैनल के माध्यम से छतरपुर जिले में बक्सवाहा जंगल की कटाई के बारे में आप लोगों को अवगत कराने आया हूँ। और ये बताने आया हूँ कि क्या क्या समस्याएं खड़ी होंगी हमारे सामने, क्योंकि 2,15,000 पेड़ों का काटा जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस पर रोक लगा दिया है। उसने आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी एक्सल माइनिंग इंडस्ट्रीज, जिसने 50 साल का पट्टा करवाया हुआ था सरकार से, उससे तलब किया है और 15 दिनों के भीतर जवाब भी मांगा है। और तब तक के लिए उस कटाई पे, उस खुदाई पे रोक लगा दी गई है। यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस जंगल को काट रहे हैं, जो जंगल हमें बहुत कुछ देता है। ऑक्सीजन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए, वो देता है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है, और वहाँ पे रहने वाले लोगों का जीविका है, वो लोगों की पेट भरता है। लोग उसी से अपना घर चलाते हैं, उस जंगल को अपना परिवार मानते हैं। तो जरा एक बार सोचिएगा कि उनके ऊपर क्या बीतेगा। हमारे साथ हैं दिनकर जी। दिनकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा बक्सवाहा जंगल के बारे में। जी, बक्सवाहा जंगल छतरपुर, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में जो छतरपुर जिला है, बक्सवाहा उसकी तहसील है, जिसमें तक उस तहसील में लगभग 10,000 पॉपुलेशन है। और वो पूरा जंगल से भरा हुआ एरिया है, पूरा फॉरेस्ट है वहाँ पे। और अलग अलग प्रकार की स्पेसीज, टाइगर और पेड़ पौधे तो हैं ही, पशु पक्षी जितने भी हैं सभी हैं, और ट्राइबल्स भी हैं, 7,000 लगभग ट्राइबल्स हैं। तो वहाँ पे यानी वहाँ अगर जंगल काटे गए तो 7,000 लोगों की जीविका प्रभावित होगी। जी जी, उन्हें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना स्पीसीज को छोड़ के स्पेसीज भी प्रभावित होंगी। जैसे कि मुख्य स्पेसीज कौन से पाए जाते हैं? जैसे मुख्य स्पीसीज में यही हुआ है, टाइगर हो गया। बगल में पन्ना जिला है, टाइगर रिजर्व है जिसको कहा जाता है, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा उस क्षेत्र से, क्योंकि उधर ही नीचे डायमंड है और ऊपर जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उसमें अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं। और एक तो ये है कि वो ड्रॉट प्रोन रीजन है, मतलब वो बुंदेलखंड का। ड्रॉट प्रोन रीजन से क्या मतलब आपका? जी, जैसे जहाँ पे पानी की किल्लत हो, वाटर स्कैरसिटी, सीवियर वाटर स्कैरसिटी होती है, तो वहाँ पे पानी की किल्लत है। पूरा बुंदेलखंड लगभग 17 जिले हैं लगभग, तो उसमें पानी की किल्लत है, सूखा पड़ा है, वहाँ के किसान आत्महत्या करते हैं, वहाँ पे अच्छे से चावल नहीं उग पाता है क्योंकि पानी है ही नहीं। और एक उसका साइंटिफिक रीजन भी है, इसलिए विंध्य की पहाड़ियों की वजह से ऐसा कुछ है। तो वहाँ ड्रॉट प्रोन रीजन है, उसमें अगर थोड़े बहुत जंगल भी हैं
तो उसको काट दिया जाएगा तो वो जमीन और बंजर हो जाएगी, वहाँ कुछ रह ही नहीं जमीन और पाएगा। बंजर हो जाएगी। बता दें कि बुंदेलखंड पानी की अभाव से जूझ रहा है, और इस प्रोजेक्ट में जब हमने रिसर्च किया, नेट से पता लगाया और कई सोर्सेस को ढूंढा, तो हमें पता चला इस प्रोजेक्ट में 590 करोड़ लीटर पर साल, यानी हर साल प्रत्येक वर्ष 590 करोड़ लीटर की आवश्यकता पड़ेगी इस माइनिंग में। एक तरफ उस बुंदेलखंड में जहां जो कि सूखे की मार से झेल रहा है, ऊपर से वहां पे 590 करोड़ लीटर की बर्बादी होगी। किस लिए? हीरे के लिए। वो हीरा जो कि बड़े बड़े लोग अपने गले में, हाथों में और घर में सजाने के लिए हर जगह प्रयोग करते हैं, अपनी शानो शौकत को निहारते हैं, उस हीरे के लिए 590 करोड़ लीटर की पानी की बर्बादी। और उस बुंदेलखंड में, जो बुंदेलखंड पहले से ही पानी की किल्लत झेल रहा है। और आपसे एक सवाल और है मेरा कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आ रहा था? इस प्रोजेक्ट में लगभग 250 करोड़ का खर्चा है, और जो उसमें प्रॉफिट होगा, मतलब इस माइन को बनाने में 250 करोड़ का खर्चा है। उस खुदाई में फॉरेस्ट काटे जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, फिर खुदाई होगी, उसमें 250 करोड़ का खर्चा है। लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 55,000 करोड़ का प्रॉफिट है। 55,000 करोड़ का प्रॉफिट। अब उसमें 90% लगभग 20 से 22 गुना ज्यादा। जी जी, और उसमें 90% लगभग जो ग्रुप, मतलब उसको वो माइनिंग कराएगा, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप हो गया। जैसे पहले था, ये पूरा मामला शुरू हुआ 2004 में। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी रियो टिंटो नाम की, उसने वहाँ पे डायमंड देखा, मतलब उसने वहाँ पे एक्सकवेट किया, वहाँ की डायमंड है वहाँ पे। तो उन्होंने डायमंड देखा वहाँ पे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से वो एग्रीमेंट साइन करवाया कि आप ये करिए। तो उसमें ऐसा था कि 90% वो खुद लेगी प्रॉफिट और 10% सरकार को जाएगा। लेकिन यानी उसका 90% हिस्सा एक बाहरी कंपनी को जाने वाला था। 2004 में कांग्रेस की सरकार थी जिसने सर्वप्रथम इस चीज को मान्यता दी थी कि यहाँ पे जो हीरे की है उसकी खुदाई करनी है, हीरे को बाहर निकालना है, और उससे 10% का ही फायदा सरकार को मिलता, बाकी 90% एक बाहरी कंपनी को मिलता। यानी ये अंतर सोच लीजिए, सरकार अपने 10% के फायदे के लिए वहाँ पे 2,15,000 पेड़ों की कटाई कर रही थी। ये कितनी बड़ी समस्या और कितनी बड़े दुख की बात है हमारे लिए। ये काफ़ी, एक तरह से अगर हम सब सोचें कि इस महामारी में ऑक्सीजन की इतनी कमी रही, हम सब परेशान रहे, और ऑक्सीजन बढ़ाने की अलग अलग जगहों पे बात की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकारें अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों की कटाई में लगातार लगी हुई है। बता दें आपको कि 382 हेक्टेयर ज़मीन की खुदाई होनी है, वहाँ माइनिंग करनी है, और ये जिम्मेदारी दी गई है एक्सेल माइनिंग इंडस्ट्रीज़, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का है। उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि उस माइनिंग कंपनी को कि उस ज़मीन का देख रेख करे, और 50 साल के लिए पट्टा किया गया है कि वहाँ पे खुदाई करे और अंदर के हीरो को निकाले। इससे सबसे बड़ा बात यह है कि अभी रिसर्च में तकरीबन 5-6 साल पहले पता चला कि हीरा लैब में भी बनाया जाता है। हीरा हम लैब में भी बना सकते हैं, और वो उसी क्वालिटी का बना सकते हैं जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है। यानी हम लैब में भी हीरा बनाएंगे तो वो 100% उसी प्रकार होगा जैसा कि हीरा हम माइनिंग में खुदाई के दौरान निकालते हैं। यानी दोनों एक प्रकार का हीरा, और वो हीरा इस हीरे से सस्ता भी पड़ता है। और दूसरा, उसको हम बनाते कैसे हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर के रूप में उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करते हैं। और जो है कि ये हमारे लिए काफ़ी, मतलब 2 तरह से फ़ायदा करता है। पहला कि पेड़ नहीं कटेंगे, माइनिंग नहीं होगी, जो कि नेचर के लिए नुकसानदायक है, तो एक चीज़ बचेगी। और दूसरी चीज़ ये कि कार्बन डाइऑक्साइड हम जब कैप्चर करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे और वो हीरा बनाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, वो भी कम होगी और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। तो इस तरह से हम बचाए जा सकते हैं। काफ़ी कंपनियां ये भी दावा करती हैं कि लैब में बनने वाला जो हीरा है, लैब में बनने वाला हीरा नकली होता है, पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसोर्सेज कर रहे हैं, और काफ़ी कंपनियों ने लैब में हीरा बनाने का कार्य शुरू भी कर दिया गया है। तो मेरी आदित्य बिरला ग्रुप से अपील है कि सर, आप भी इस अल्टरनेटिव पर ध्यान दें और उस जंगल को उसी प्रकार छोड़ दें, क्योंकि व्यक्तिगत फायदे के लिए कंपनियां ये दावा करती हैं कि लैब में बनने वाला हीरा वो नकली होता है, पर ऐसा है नहीं। लैब में बनने वाला हीरा भी 100% नेचुरल हीरे के बराबर होता है,
और पूर्ण रूप से इसे मान्यता भी दी गई है और कई कंपनियां इस पर काम चालू भी कर चुकी हैं। तो इस तरह से काम किया जा सकता है। और बुंदेलखंड की हालत के बारे में बात करूं तो बोलीविया वाटर वॉर आपको याद होगा, पढ़ाया जाता है कक्षाओं में 6-7 में कि बोलीविया में वाटर वॉर हुआ था। हुआ क्यों था? साउथ अमेरिकन कंट्री बोलीविया, जहां की पानी की सप्लाई दे दी गई थी एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी को, और उस प्राइवेट कंपनी ने पानी के दाम इतने बढ़ा दिए थे कि वो आम जनता के लिए भी अफोर्डेबल नहीं थे। तो इसलिए वहां पर हुआ था वाटर वॉर। तो वही हालत कहीं यहाँ पे ना हो जाए कि बुंदेलखंड में जंगलों के लिए, पेड़ों के लिए वार हो जाए, लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई करें, उस जंगल के लिए लड़ाई करें जो उन्हें जीविका प्रदान करता है। तो ये सोचने की बात है कि अगर हमने अपने पूर्वजों से इस ज़मीन को सुरक्षित लिया है, हरा भरा लिया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने आने वाली पीढ़ियों को ये ज़मीन हरा भरा दें, उसी प्रकार से दें जिस प्रकार अपनी पीढ़ियों से लिया है, ताकि वो लोग भी यहाँ पर रह सकें और हमारी पृथ्वी इसी तरह हरा भरा रह सके। तो आपका क्या मानना है दिनकर जी इस बारे में? सर्वप्रथम तो मेरा ये मानना है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अब देखिए, जैसे 2,15,000 पेड़ काटे जाएंगे और अगर एस्टिमेटेड हुआ है ऐसा कि लगभग 27.5 मिलियन कैरेट्स का डायमंड वहाँ पे गड़ा हुआ है और उसके ऊपर 2,15,000 पेड़ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ये ज़्यादा नहीं है। इसमें सरकार सोचती है कि ये इकोनॉमिकली हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है इससे, लेकिन वो ये ऊपर का ये ज़मीन के नीचे हुए गड़े हीरे देख रहे हैं, ये ऊपर के लगे हुए हीरे नहीं देख रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ और बता दूं कि ये केस सबसे पहले 2004 में आया था, जब कांग्रेस ने इसे मंजूरी दी थी और कांग्रेस ने कहा था कि यहाँ पर हीरे हम निकालेंगे, और एक विदेशी कंपनी को, एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बाद में कांग्रेस की सरकार के बाद यहाँ पे भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार आई, जिन्होंने इसको बैन कर दिया था और इसे मना कर दिया था कि ये नहीं होगा। लेकिन फिर 2018 में कुछ दिनों के लिए कांग्रेस सरकार आई और कमलनाथ ने दावा किया कि हम इसे फिर से रिवाइज करेंगे और इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। लेकिन कमलनाथ सरकार गिरी, लेकिन उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान नहीं रुके और उन्होंने भी इसे चलाने की मंजूरी दे दी। यानी जो उन्होंने पहले इसे रोका था, अब वो भी इसे चलाने की मंजूरी दे रहे हैं। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं इस पर्यावरण खनन के लिए। तो मेरी यही अपील है कि इसे आप सब लोग इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लें, और जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जो जंगलों की बर्बादी हो रही है, एक टर्म है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसे रोका जाए और जंगलों को फिर से हरा भरा किया जाए, ताकि ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन हो और किसी अपने फ़ायदे के लिए, व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए या फिर कुछ ऐसे खनिजों के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत बड़ा सबब और बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, हमारे लिए भी, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और इस पृथ्वी के लिए भी। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि हम जो नेचर को क्षति पहुँचा रहे हैं, यही कारण है कि कोरोना और ये जो उत्तराखंड में त्रासदी आई थी और ये जितने भी मतलब ये हो रहे हैं, ये सब डिजास्टर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसी का है कि हम नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर एज ए यूथ हम देखें तो हमें एक ट्रेंड चलाना चाहिए, जैसे ट्विटर पे आजकल, सोशल मीडिया पे सभी मतलब एक्टिव हैं, सभी जितने भी यूथ एक्टिव हैं, हमें एक ट्रेंड चलाना चाहिए कि वो पेड़ों को ना काटे। इससे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्राओं में अगर हम एकजुट होकर इसे ट्रेंड चलाएं, तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये आए, क्या पता आए, और ये इसको वो किया जाए, डिसमिस किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। 2004 से लेके 2021 तक बहुत लोगों ने, कितने भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके लिए, और कई बार ऐसा हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा उसके लिए। लेकिन तो बार मुझे लगता है कि एक बार फिर से उसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम सब आगे आएँ और अपने पर्यावरण को बचाएं, और सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए, कि ताकि हमारा पर्यावरण नष्ट ना हो और हमारी पृथ्वी पूरी तरह हरी भरी और सुरक्षित रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।